वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर अरकम और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास एक नया टॉपिक है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 का, दैट इज़ कॉल्ड एंजाइम। ठीक है बच्चों, तो हम एंजाइम को डिस्कस कर रहे हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है फ्रॉम फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर का इसको ज़रा समझते हैं कि एंजाइम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह का एंजाइम होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं एंजाइम की। उन तमाम बातों को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, एंजाइम के बारे में चंद बातें ये होती हैं कि पहले तो आप इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ एंजाइम। एंजाइम की डेफिनेशन में बच्चों ये बात बताई जाती है कि एंजाइम जो होता है हमारे पास एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। What do you mean by catalyst? Catalyst होता है which alter the rate of reaction। जो रेट ऑफ रिएक्शन को जो है बच्चों क्या कर दे, ऑल्टर कर दे। जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर दे उससे हम किसका नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं कैटलिस्ट का। कैसे ऑल्टर करता है बच्चों? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। यानी रेट ऑफ रिएक्शन को ये ऑल्टर कर देता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पे ये हमने तो बात कर ली। सेकंड बात अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ आपको, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी किस तरीके से लो करता है। पहली बात तो ये है, आप लोगों ने ये बात पढ़नी है कि एंजाइम का डिस्कवरर कौन था, एंजाइम को डिस्कवर किसने किया था। सही है, ये बेसिकली आपको उसके नेम याद रखने होंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ बात करते हैं किसकी, एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स के हवाले से एक बहुत ही सीक्वेंस और एक बहुत ही अच्छी बात इस तरह से की जाती है। कोई भी रिएक्शन है, आपने कहा A+B, ये कंबाइन होता है किसके अंदर बच्चों, C+D के अंदर। सही है, हर रिएक्शन की अपनी एक इंटरनल एनर्जी होती है जिसको आप कहते हैं EI। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 में आपने तमाम चीज़ें पढ़ी होंगी। और हर किसी की एक एनर्जी होती है, हर रिएक्शन की एक एनर्जी होती है जिसपे रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। वो एनर्जी जो होती है दैट इज़ थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यानी इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो है रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो होता ये मिसाल है, अगर मैंने कहा ये इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी मेरे पास है 10 जूल। सही है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी है मेरे पास 100 जूल। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इस इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड के बराबर या इससे एक ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको ज़्यादा करने के लिए हम यहाँ से बाहर से एक एनर्जी देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ जो एनर्जी दी जाती है बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है तकरीबन 90 जूल के बराबर होती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि भाई ये हमने दो बातें कर दी। एक बात ये आई कि भाई ये इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड के बराबर हमने कर दिया। दूसरी चीज़ ये कि हमने एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड की। तो बेसिक कहने का मतलब ये होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। आप रिएक्शन को डिस्कस करते हो कि हमारे पास रिएक्शन जो होता है फास्ट, स्लो, मॉडरेट होता है। मैं अभी ये फास्ट और स्लो की बात कर रहा हूँ, मॉडरेट क्या होता है सब केमिस्ट्री वाले आपको पढ़ाएंगे। यहाँ जो बात समझाने वाली है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको ये बात पता है ये रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी को है बढ़ाना, और वो बढ़ाने के लिए आपने एक्टिवेशन एनर्जी दे दी। ठीक है ना। अब होता क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी जिसमें जितनी ज़्यादा चाहिए होती है उतना ये स्लो रिएक्शन है। यानी इसका मतलब है जिसकी इंटरनल एनर्जी, आप सब छोड़ दें, स्लो है फास्ट का रिएक्शन जो है वो किसकी बेसिस पे पता चलता है, इंटरनल एनर्जी की बेसिस पे। अगर इंटरनल एनर्जी की क्वांटिटी कम है तो रिएक्शन स्लो होगा, अगर बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन फास्ट होगा। तो एंजाइम रिएक्शन किस तरीके से फास्ट करता है, बाय इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी, बाय इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। लेकिन किस चीज़ को डिक्रीज़ करके बच्चों, ये करता है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़, और फिर इंटरनल एनर्जी को ये इंक्रीज़ कर देता। तो ये हमारे पास मामलात हैं सारे के सारे। इसी हवाले से एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि भाई अगर कोई रिएक्शन जो है वो फास्ट रिएक्शन है, तो फास्ट रिएक्शन कब कहलाएगा, वो उस वक्त कहलाएगा जब उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। जब इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो ये तमाम मामलात आपको पता होने चाहिए बच्चों, व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज़ जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड वो होता है जिस पर पहुँचने के बाद रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों।
तो ये हमने एक जनरल बात कर ली किसकी, ये इस पूरे प्रोसेस की हमने बात कर ली। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एंजाइम जो था वो डिस्कस कहाँ पे हुआ था, कहा गया कि ये हुआ था राइबोजाइम। राइबोजाइम जो है वो फर्स्ट एंजाइम था डिस्कवर होता। खैर एनीवेज, अब हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम की। अच्छा बच्चों, जब भी कभी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स की बात कर रहा हूँ कि व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम जो होते हैं सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि कहाँ प्रोड्यूस होता है। तो आपको ये बात बताता चलूँ कि एंजाइम आर प्रोड्यूस इन प्रोटोप्लाज्म। सही है, एंजाइम जो है बच्चों ये प्रोड्यूस हो रहा है प्रोटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा, कहाँ हो रहा है सिंथेसाइज, सिंथेसाइज इन द सेल। सेल के अंदर जो है बच्चों ये सिंथेसाइज है। अच्छा, अब क्या होता है, यहाँ पर एंजाइम की अगर बात की जाती है तो एंजाइम के अंदर प्रोटीनवस पार्ट अलॉन्ग विथ नॉन प्रोटीनवस पार्ट, दोनों मौजूद है। तो उसके अंदर प्रोटीनवस पार्ट भी मौजूद होता है, उसके अंदर नॉन प्रोटीनवस पार्ट भी मौजूद होता है। अच्छा, ये बात कही जाती है कि एंजाइम जो होता है रिएक्ट करता है विद एसिड एज वेल एज बेस। सही है, सबके साथ रिएक्ट कर रहा था। फिर अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है या स्पेसिफिक इन देयर एक्शन है, स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये बात बताई जाती है कि अगर अब मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास एंजाइम का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये जो हिस्सा कहलाता है दिस इज कॉल्ड द एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम। ठीक, और ये हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट जो है इस एक्टिव साइड पे बाइंड करता है और रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो आपने कह दिया सबस्ट्रेट प्लस एक्टिव साइट, तो यहाँ पर एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है या एक्टिवेशन कह लो, चलो ऑफ एंजाइम। ठीक है ना, ये हमारे पास चक्कर होता सारा। अब जब जैसे ही बच्चों ये वाली बात क्लियर हो गई तो अब इसके अलावा यहाँ पे हमने कहा एक्टिव साइट, और उसके बाद क्या कहा जाता है कि एंजाइम जो होता है वो थर्मोलेबाइल होता है, यानी हीट सेंसिटिव होता है। ठीक, और वर्क ऑन स्पेसिफिक पीएच। एक स्पेसिफिक पीएच पर काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक हमने जो बातें की थी, ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ये एंजाइम की एक्टिविटी पर डिस्कस की। अच्छा बच्चों, एक बात मेरी गौर से सुनिएगा आप लोग कि एंजाइम जो है वो होते दो तरह के हैं, एक होता है एंडो एंजाइम, एक होता है एक्सो एंजाइम। एंडो एंजाइम का मतलब क्या होता है, एंडो एंजाइम बेसिकली वो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे पास इनसाइड द सेल काम करें, वहीं बने वहीं काम करें। एक्सो एंजाइम होता है कि जो सेल के बाहर काम करें। ठीक है ना, ये चक्कर होता है सारा। अच्छा बच्चों, उसके बाद क्या कहा जाता है कि आपको पता है ना कैटलिस्ट तो इन्वॉल्व होता है रिएक्शन के अंदर, वो सॉरी रिएक्शन की स्पीड को अल्टर करता है बट इन्वॉल्व नहीं होता रिएक्शन के अंदर। ठीक है, अच्छा उसके बाद है अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, एंजाइम की मोड ऑफ एक्शन की। बच्चों व्हाट अबाउट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। यहाँ क्या बताया जाता है कि जब भी कभी हम मोड ऑफ एक्शन की एंजाइम की बात करते हैं तो बेसिकली दो तरह के मोड ऑफ एक्शन दिए जाते हैं।
एक दिया था लॉक एंड की मॉडल, दूसरा था इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है बच्चों, एक था लॉक एंड की मॉडल और दूसरा था इंड्यूस फिट मॉडल। पूछा जाता है किसने दिया, भाई ये जो लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया था ये क्या था, फिशर ने, ठीक है ना। और रही बात जिसको इम्प्रूव किया था, यानी इम्प्रूव बाय पॉल फिल्डर एंड डी वुड। सही है, नाम याद रखिएगा, पेपर में पूछे मैं इनके नेम। और ये जो इंड्यूस फिट मॉडल है ये डिस्कवर यानी बेसिकली इसको प्रपोज किया था कॉशलैंड ने, ठीक है। कहीं पूछे जाए तो ये 1898 का मॉडल है और ये आई गेस 1959 में आया था, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल का मतलब ये था जिस तरह से फॉर एन स्पेसिफिक फॉर अ लॉक, या चलो ऐसे देख लो, फॉर अ लॉक देयर इज अ स्पेसिफिक की, इसी तरीके से एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है, ये देखें, ये जाके इधर बाइंड करेगा तो एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है बात, तो ये था। अब यहाँ क्या होता है, इसने ये बात की कि यार इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है, कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, कहता है होता सिर्फ ये कि अगर एक एंजाइम है, ये देखें, एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट आके बाइंड करने की कोशिश करता है, यही सबस्ट्रेट आके इधर बाइंड करता है, देखें, तो एंजाइम अपनी जो एक्टिव साइट है ना उसको उसी हिसाब से मोल्ड कर लेता है, स्लाइड चेंजेस ला के उसी हिसाब से बना लेता है, तो चेंज इन द शेप, तो ये कहता है इंड्यूस फिट मॉडल। कौन सी सही बात है, अभी तक कंसिडर किया जाता है इंड्यूस फिट मॉडल इज समहाउ करेक्ट मॉडल, ठीक है, लेकिन ये मॉडल ही दिए हैं बस थियोरेटिकल बेसिस पर। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम की। अच्छा, अगर आप टाइप्स ऑफ एंजाइम की बात करें तो एक हमारे पास एंजाइम होता है दैट इज़ कॉल्ड हॉलो एंजाइम। इसका मतलब होता है कंप्लीट एंजाइम। कंप्लीट एंजाइम का मतलब ये है कि जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों मौजूद हैं। तो ये दो चीज़ें, इसमें प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों मौजूद हैं। अगर बच्चों मैं ये बात बताता चलूँ कि हमारे पास ये प्रोटीन पार्ट है, सही है, तो या पहले मैं क्या कह दूँ, इफ़ होल एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन then it is called प्रोटियोएंजाइम, ठीक है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ कि ये मिलके बनी है प्रोटीन नॉन प्रोटीन, तो इसकी प्रोटीनस पार्ट जो कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड एपोएंजाइम। यानी हमने कह दिया कि प्रोटीनस पार्ट क्या कहला रहा है, एपोएंजाइम, और जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब बात यह है बच्चों कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये दो तरह के होता है, या तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलके बना है या तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना है। तो अगर ऑर्गेनिक से मिलके बना होता है तो कहा जाता है कोएंजाइम,
और अगर इनऑर्गेनिक से मिलकर बना है तो कहलाया जाता है कोफैक्टर। तो एक तो हो गया कोएंजाइम और दूसरा हो गया हमारे पास क्या, कोफैक्टर। ये तो बच्चों हमने बात कर ली एंजाइम्स की। डिटेल डिस्कशन आपने इसमें पढ़ना है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं है। अब इसी तरीके से बच्चों हम बात करते हैं किसकी, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। What are the factors that affect the enzymatic activity? ठीक है ना। तो इनमें सबसे पहले आती है, इसको हम नाम देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, सारे फैक्टर में एक साथ ही लिख देता हूँ। चलिए कंसंट्रेशन और चलिए एक एक करके बता देता हूँ। देखिए भाई, हम कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल but up to a certain limit। सर्टेन लिमिट पर आकर रुक जाता है। यानी अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे सबस्ट्रेट की तो और एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। अच्छा, अब क्या होता है, टेम्परेचर। सेकेंड काम आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये तो आप सब जानते ही हैं, बेस्ट वर्क ऑन 37 डिग्री सेल्सियस। इस पर बेस्ट वर्क करता है ह्यूमन बॉडी। कहा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम जो होता है डीनेचर हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पे ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये बातें याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो बेस्ट वर्क कितने में करेगा, 37 डिग्री सेल्सियस पर। इसी तरीके से फिर हमारे पास बात आती है थर्ड, दैट इज़ द पीएच। भाई हर एंजाइम ऑप्टिमम पीएच पे काम करता है। Every enzyme work on optimum pH। सही है। जैसे कि स्टमक में फैक्शन मौजूद होता है, ये एसिडिक पीएच पे काम करता है 1.3 1.4 पीएच पर। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, इसी तरीके से हमारे पास एक चीज़ और होती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या होता है, एंजाइम नहीं कहेंगे, हम कहते हैं सब्सटेंसेस दैट एक्टिवेट एंजाइम। वो सब्सटेंसेस जो एंजाइम को एक्टिवेट करें उनको नाम दिया जाता है एक्टिवेटर। ठीक है, जैसे कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं बच्चों जो कि एक्टिवेटर के तौर पे काम करते हैं। हमारे पास आता है मैग्नीशियम, हमारे पास आता है जिंक। मैग्नीशियम जो है वो फॉस्फेटेस एंजाइम के लिए काम करता है। जिंक जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए काम करता है। तो ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम कौन से एंजाइम के लिए एज एन एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है। ठीक है। उसके बाद बच्चों फिर हमारे पास बारी आती है किसकी, दैट इज़ कॉल्ड इनहिबिटर। आप खुद कह रहे हैं, वर्ड बता रहे हैं, दैट इनहिबिट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर दे। इनहिबिटर बेसिकली दो तरह के होते हैं, वन इज़ कॉल्ड कंपेटिटिव और दूसरा होता है नॉन कंपेटिटिव।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी MCQs बहुत बनते हैं, इन दोनों से तो बहुत ही बनते हैं। आपको ये बात पता है कि कंपैरेटिव में कंपटीशन होता है, ठीक है ना। एंजाइम में ठीक हो गया। अब क्या कहा जाता है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और ये हमारे पास इनहिबिटर है। आपके नज़र में कौन लगना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है इनहिबिटर, तभी तो इनहिबिट होगी चीज़ें। तो सबस्ट्रेट भी लगना चाह रहा था, इनहिबिटर भी लगना चाह रहा था। इनहिबिटर ताकतवर था, इनहिबिटर जाके लग गया और एंजाइमेटिक एक्टिविटी इनहिबिट हो गई। सही। अब इनहिबिटर मौजूद है, सबस्ट्रेट कहता है अब तो मैं बहुत ताकतवर बन के आऊँगा अगली बार, और सबस्ट्रेट वाकई बहुत ताकतवर बन के आता। इनहिबिटर को पता होता है मैं नहीं लड़ सकता, दोबारा रेस स्टार्ट होती है। रेस क्या स्टार्ट होती है, पहले ही जाके सबस्ट्रेट लग जाता था। अब सर अगर सबस्ट्रेट लग गया तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जानी चाहिए ना सबस्ट्रेट के लगने के बाद। इनहिबिटर चालाक होता है, वो कहता है गधे पीछे तो देख, मैं यहाँ पे लगा हुआ इनहिबिटर। इसका मतलब क्या होता है, इनहिबिटर जिस साइड पे लगा हुआ होता है, इस साइड को नाम दिया जाता है एलोस्टेरिक साइड। व्हाट डू यू मीन बाय एलोस्टेरिक साइड? एलोस्टेरिक साइड बेसिकली वो होता है जो कि बैक साइड होती है एंजाइम की, जो दूसरी साइड होती है, और इन दोनों में कोई एक साइड एक्टिवेट हो सकती है, या तो एलोस्टेरिक साइड या तो सब एक्टिव साइड। बट इनहिबिटर पहले ही एलोस्टेरिक पे लग चुका होता है, सबस्ट्रेट को पता ही नहीं होता है जाके एलोस्टेरिक पे लग गया, और सबस्ट्रेट जाके एक्टिव साइड पे लग जाता है। इस तरीके से एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब ये है कि आपकी बुक में इसमें दिया हुआ फीडबैक मैकेनिज्म, वो सब आप होम्योस्टेसिस में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा। 2 फैक्टर्स हैं, एक है इफ़ेक्ट ऑफ वाटर, इफ़ेक्ट ऑफ वाटर से फैक्टर्स की अब बात करते हैं, और एक होता है रेडिएशंस। देखो बच्चों, कोई लंबी चौड़ी दास्तानें तो है नहीं। यहाँ पे आपको पता है कि वाटर का इफ़ेक्ट क्या होता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पे। भाई अक्सर होते हैं जो वाटर डिस्पर्सल ऑफ प्लांट में हेल्प करते हैं, रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, ये बढ़ा देता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। तो वाटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला काम कर रहा है कि अगर वाटर का लेवल बढ़ेगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। व्हाट अबाउट रेडिएशंस? रेडिएशंस बेसिकली वो होते हैं जो कि रेज वगैरह इमिट आउट कर रहे होते हैं। ये जो रेडिएशन की वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। याद रखिएगा क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बनता है एंड प्रोटीन स्टार्ट टू डिस्ट्रॉय डी नेचर। यहाँ बच्चों आपका एंजाइम का चैप्टर एंड हो गया। सवाल मेरा ये आप लोगों से कि देखें चैप्टर नंबर 1 में जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का चैप्टर है, उसमें इतनी ज़्यादा कोई MCQs बनते नहीं है। हमने उसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेना। कीमोथेरेपी जो केमिकल यानी ड्रग्स की वजह से होती है कैंसरस पेशेंट्स के अंदर, और रेडियोथेरेपी जो कि रेडिएशंस की वजह से होती है, ठीक है। तो ये चक्कर है उसमें पढ़ने वाला। एंटीबायोटिक क्या होती हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करें, वैक्सीन्स क्या होती हैं जो कि पहले से प्री आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वैक्सीन होती है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों के वो चैप्टर को इतना मुश्किल चैप्टर है नहीं, आपने एक दफ़ा उसकी रीडिंग करनी है और उसको पढ़ लेना। रही बात चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 की मैंने 3 जो है वो 2 वो भेज चुका हूँ आप लोगों को। न्यूक्लिक एसिड वाला पोर्शन शायद अभी नहीं भेजा मैंने, सही है। मैं आप लोगों को लिपिड भी शायद मैंने भेज दिया, अगर नहीं भेजा तो आज भेज दूँगा, कोई ऐसे मसले की बात ही कोई नहीं है, वो मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। वो प्रोवाइड करने के बाद न्यूक्लिक एसिड मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड मैं आपको वहाँ पढ़ा चुका हूँ, कहाँ पर, जेनेटिक्स के अंदर, तो वहीं से आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना। और जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं इसको सिर्फ पढ़ लेना, इनमें से इतने MCQs बनते नहीं हैं। सर ये पूछते हैं कि भाई सेरिब्रोसाइट्स क्या होता है, ज़्यादातर MCQs यही पूछे हैं। तो खैर उम्मीद है आपका टेस्ट अच्छा होगा, और कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई इशू हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सेकेंड ईयर के कुछ हैंडआउट्स मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूँगा, लास्ट के 11, 12, 13 के आज या कल में प्रोवाइड कर दूँगा। उनको ज़रा मैं सेट कर रहा हूँ, ज़रा हैपेजेड मैनर में। वो हमारा जैसे ही वाइंड अप होगा तो चैप्टर 9 और 10 हमारा सेकेंड ईयर का रह गया, उसको वाइंड अप करा के हमारा पूरा सेकेंड ईयर निमट जाएगा। फर्स्ट ईयर में हमारे जो है चैप्टर नंबर 12 और 14 बाकी हैं, 9, 12,
9, 10, 12, 14 ये 4 चैप्टर बाकी हैं। तो 10 की वीडियोज़ अभी मैं बना रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला जल्द आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूँगा, उसके लिए परेशानी की बात नहीं है। तो वो मैं एक एक करके नहीं भेज रहा आपको, मैं तमाम पूरा चैप्टर 10 एक साथ भेजूँगा जो 1-1.5 हफ्ते तक ग्रुप पर रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि आपने अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।